क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम एनसीईआरटी पेज नंबर 214 तो लास्ट वीडियोस में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के एरिया और उसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया। अब आज शुरू करेंगे यहाँ पर सिलेंडर जैसे कि हमें पता ही है हमारा पेन है या ये चौक होल्डर हो गया, ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब इसमें भी दो टाइप का एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की करेंगे बात तो वही आसपास का ये वाला जो आउटर है इसका। जब टोटल सरफेस एरिया की करेंगे बात तो इसका मतलब क्या है, पूरा बॉक्स क्लोज्ड, चाहे वो क्यूबॉइड के केस में था या क्यूब के केस में था, सेम हमारा कंसेप्ट सिलेंडर के केस में लगता है। तो जब सिलेंडर की भी टीएसए की करेंगे बात तो ये तो इसका सीएसए हो गया आसपास का, नीचे से ढक्कन बंद, ऊपर से भी ढक्कन बंद। अब क्योंकि सिलेंडर है गोल होता है, गोल है तो इसका ये वाला फेस कैसा होगा, गोल होगा, सर्कुलर। तो ऊपर से अगर हम सर्कुलर फेस बंद करना है तो इसके एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे से भी सेम पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया प्लस अब जो ऊपर वाला सर्कल है और नीचे वाला सर्कल है, दोनों का एरिया तो सेम होगा। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कल। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 215 पर हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ है 2 पाई आर एच। अभी बात हम टीएससी की कर रहे थे। टीएससी में क्या, ऊपर और नीचे का ढक्कन बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या हमने किया, ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच सी एस से। तो वो जब इसमें से कॉमन निकालोगे तो इसी के नीचे लिखा हुआ है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच विच इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो क्वेश्चन में अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें बोला जाएगा, और नहीं लिखा सिर्फ उतना का है फाइंड द एरिया, तो हमें क्वेश्चन में वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो क्लोज्ड है या दोनों तरफ से, या एक साइड से बंद है या दोनों तरफ से खुला हुआ है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है उसके फीचर के हिसाब से हमें खुद उसमें डिसाइड करना होगा कि इसमें सीएस से निकालें, टीएस से निकालें या एक साइड से बंद मान लिया जाए। अब मान लो पेन होल्डर हो, पेन होल्डर जो हम अपना टेबल पे रखते हैं, अगर वो कहे कि पेन होल्डर का सरफेस एरिया बताओ, जैसे मैंने भी कहा कि अगर कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो उसे बताना पड़ेगा कि फाइंड कर्व सरफेस एरिया, तो हम 2 पाई आर एच पे करेंगे काम। वो बोलेगा फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे काम। लेकिन मैं यहाँ पॉइंट ये डिस्कस कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में उसने ये स्टेट किया ही नहीं कि हम कौन सा एरिया निकालें, तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके फीचर कैसे होते हैं, उसके बेस पर हमें खुद डिसाइड करना होगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया पेन होल्डर जो हम टेबल पे रखते हैं। अब कहा जाए कि पेन होल्डर का एरिया क्या होगा, तो अब हम पहले तुम लोग सोचो पेन होल्डर का अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, सोचो क्या क्या एरिया लेंगे उसमें। तो मैं इसमें डिस्कस करता हूं। देखो पेन होल्डर चारों तरफ से तो बंद है ही, तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही। अब पेन होल्डर में हमें पता है ऊपर से खुला हुआ होता है क्योंकि ऊपर से पेन डालते हो, ऊपर का ढक्कन नहीं होता उसमें, लेकिन नीचे से बंद होता है, नीचे से क्लोज्ड होता है। और नीचे से अगर क्लोज नहीं होगा तो पेन उसमें रुकेगा कैसे, फिर तो पाइप हो गया, वो पेन होल्डर कहां हुआ। तो पेन होल्डर क्योंकि नीचे से बंद होता है तो हमें उसमें नीचे का एरिया लेना पड़ेगा, और नीचे का स्पेस कैसा, सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ पेन होल्डर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पेन होल्डर प्लस बेस एरिया ऑफ द पेन होल्डर। ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, नीचे क्या है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, हमारे एरिया आ जाएगा। तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं। अब पेज नंबर 216 एक्सरसाइज 13.2। एक बात मैं और डिस्कस कर दूं कि इस सिलेंडर में हमें चाहे कर्व सरफेस एरिया निकालना हो या टोटल सरफेस एरिया निकालना हो या कुछ हो,
अब कुछ और में क्या होगा, या तो ऊपर से बंद होगा या नीचे से बंद होगा, एक साइड से खुला हुआ होगा, तो CSA प्लस एक एरिया ऑफ फेस हो जाएगा, वो उसमें हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमें कुछ भी निकालना हो, केवल दो आइटम चाहिए, एक रेडियस और एक हाइट। ये दो अगर आप हमें दे दोगे, हमसे जो मर्जी निकलवा लो। तो 13.2 पेज नंबर 216 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, 2 पाई आर एच, आर और एच। आर हमारे पास अभी डायरेक्टली नहीं है, एच हमारे पास है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में दिया हुआ है, कितना है 88। क्या है, CSA इज इक्वल टू 88। CSA क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। पाई तो हमें पता ही है क्या होता है, पाई तो हमें पता ही है क्या होता है, एच हमें दिया हुआ है, बचा आर, ये अब आपका आ जाएगा, और जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे, डायमीटर तैयार। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, उसका हाइट 1 मीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर 140 सेंटीमीटर में है, तो अच्छा होगा उस हाइट को भी हम सेंटीमीटर में ले आए, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर है, डायमीटर 140, तो रेडियस 70 हो गया। फिर वो कहता है फॉर्म सेंटीमीटर फ्रॉम अ वो मेटल शीट से बनाया जाएगा, हाउ मैनी शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सीम। अब यहाँ पे इसने हमें शुरू में ही कहा कि क्लोज्ड टैंक है, क्लोज्ड टैंक है तो उसके CSA में भी लगेगा शीट, ऊपर ढक्कन के लिए भी लगेगा, नीचे ढक्कन के लिए भी लगेगा, तो अंडरस्टूड है उसका TSA ही निकाला जाएगा। और TSA के लिए भी क्या चाहिए, R और H, जो मर्जी निकलवा लो, रेडियस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। यहां पे एक मेटेलिक पाइप जिसकी जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब उसकी हाइट हो गई, इनर डायमीटर उसका 4 है, आउटर डायमीटर 4.4 है। अब इनर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगी, आउटर डायमीटर 4.4 है तो रेडियस 2.2 हो गई। इसको एक बार इसका फेस मैप बनाता हूं, जो पाइप है उसका एक फेस हम लोग बना लेते हैं। पाइप का फेस ऐसे ही होता है ना। अब जैसे पेन होल्डर में से पेन भी अगर निकाल दूं तो ये देखो अंदर वाला इसका ये इनर पार्ट है और ये इसका आउटर पार्ट है, तो जो आउटर रेडियस होगी तो वो तो बाहर से बाहर तक होगी, और जो इनर है वो अंदर से अंदर तक होगी, तो दोनों रेडियस में फर्क तो आएगा ही। और इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये हमारी NCERT ही है, इससे समझते हैं। अब मैंने इसको कर दिया फोल्ड, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो तुम ये देखो जो इसका आउटर डायमीटर है वो तो इतना है, इतना यहां से लेकर यहां तक इतना है ना डायमीटर, और अंदर वाला डायमीटर कितना होगा, सिर्फ इतना। अंदर वाला डायमीटर सिर्फ इतना होगा, आउटर वाला इतना है। तो अंदर वाला डायमीटर अगर 4 है तो अंदर का रेडियस 2 हो गया, आउटर डायमीटर बाहर से बाहर तक 4.4 है तो इनर रेडियस इतना 2.2 हो गया, और अंदर का रेडियस इतना सिर्फ 2 हो गया। चलो, इसके बाद हमें बोला गया था कि इसका इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ। अब इनर के लिए मतलब ये अंदर वाला, तो इसके लिए तो अंदर की ही हाइट चाहिए, हाइट तो बाहर और अंदर सेम ही होगी, हाइट का कोई इशू नहीं है, तो हाइट तो 77 रही। रेडियस अंदर की अंदर वाली लेंगे 2, CS से पूछा है, हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर के लिए हाइट तो सेम ही रहेगी, अंदर बाहर, रेडियस का फर्क हो जाएगा। आउटर रेडियस यहां से यहां तक होगी, है ना, अंदर की तो यहां से यहां तक है, आउटर की यहां से यहां तक होगी 2.2, उसका भी एरिया आ गया। अब कहता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया बेटा इसका काफी वाइड है, ये बिल्कुल सीधा सीधा इसका मतलब नहीं है, बहुत ही डीप मीनिंग इसका जाता है, इसको समझना, इसको देखना। देखो, अगर ये एक सॉलिड सिलेंडर होता, अगर ये एक सॉलिड ट्यूब होती, ट्यूब वैसे सॉलिड नहीं होती, अंदर से खाली होती है, तो कुल मिलाकर हम यही कहते हैं कि अगर ये रॉड होती,
सॉलिड सिलेंडर होता। तो टोटल सरफेस एरिया जो थर्ड पार्ट में कहा उसका वही मतलब है जो हम देखते और समझते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच। अब ये पाइप है, ये एक ट्यूब है जो अंदर से खाली होती है ना। इसमें टोटल सरफेस एरिया का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही थॉट इसका अलग होगा। यहां पर हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो तुम्हें बोला जाए कि पाइप पर या ट्यूब पर, मतलब अंदर से खाली होते हैं, ये खाली होते हैं, एक पाइप पर या ट्यूब में आपको पेंट करना है, बताओ कितने पैसे लगेंगे या कितना एरिया आपका लगेगा। तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि इस पाइप में हम जहां जहां पेंट कर पाएंगे वो इसके एरिया में आएगा। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पाइप के केस में अंदर से खाली होता है, ट्यूब है अंदर से खाली होती है, या होलो सिलेंडर, वो तो बोलने में यार अंदर से खाली है। तो जब भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो अंदर से खाली है, वहां टोटल सरफेस एरिया का मतलब काफी अलग हो जाता है। वहां हम उसको ऐसे समझते हैं कि हम ये सोचे कि हमें इसमें पेंट करना है, कहां कहां कर पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग करते हैं बात। एक तो हम बाहर कर पाएंगे, यानी इसके आउटर सीएसए पर, उसको लेते हैं। आउटर सीएसए 2π बड़ा आर और एच। आउटर रेडियस तो बड़ी होगी, आपने बाहर पेंट कर लिया, अब अंदर, अंदर भी करोगे पेंट। अब अंदर पेंट करने की टेक्निक जो भी निकालनी हो, लेकिन अंदर पेंट होगा होगा तो अंदर के भी आप लोग देखो, आपने बाहर पेंट किया, इसके पैसे लोगे लोगे तो इसका एरिया आएगा। आपने अंदर पेंट किया, इसके पैसे लोगे, इसको भी ले लेते हैं, प्लस 2πrh। अंदर की रेडियस छोटी होगी, हाइट तो सेम है। आपने बाहर पेंट कर दिया, इसके पैसे मिलेंगे, एरिया आ गया। आपने अंदर भी पेंट किया, टेक्निक जो भी लगाई हो उसके भी पैसे मिलेंगे, प्लस उसका भी एरिया आ गया। अब सोचो और कहां पेंट होगा। ये जो इसका ये पट्टी बची हुई है, ये रिंग जो बची हुई है, इस पर भी तो करेंगे पेंट, है ना। तो इस चीज का पेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस चीज के पेंट का एरिया क्या, हम इस चीज का एरिया हम कैसे निकालेंगे। आउटर सर्कल के एरिया में से, 8th में 7th में हमने काफी किया, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाली पट्टी, ये वाली रिंग बच गई, इसका एरिया बच गया। आउटर सर्कल के एरिया में से जब अंदर के सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला बच गया। तो आउटर का एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, आउटर रेडियस बड़ा होगा, अंदर का छोटा होगा। तो प्लस रिंग का एरिया कैसे निकाला, एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, रेडियस छोटा होगा। अब जो रिंग ऊपर है वही सेम रिंग यहां नीचे भी होगी, जो सर्कुलर रिंग ऊपर है वही सेम सर्कुलर रिंग नीचे भी होगी। तो जो इसका एरिया वो इसका भी एरिया आएगा। इसका एरिया अलग से निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, जो उसका निकाला था इसी का ट्वाइस कर देते हैं, इसका कर दिया ट्वाइस। तो आउटर सीएसए ये रहा, प्लस इनर सीएसए ये रहा, प्लस रिंग्स पर, दोनों रिंग्स पे पेंट होगा, उसका एरिया हमारे कंबाइंड आ गया। अब इसको बेटा रिड्यूस करते हैं, ये तो था इसका वाइड मीनिंग, ये याद करने की बात है। इसको अब रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस क्या करें, इसमें से हमने देखा 2πh कॉमन आ गया, अंदर बच गया ये, यहां से पाई कॉमन आ गया, अंदर बच गया ये, ठीक है ना। और करते हैं 2πh बड़ा आर का छोटा आर प्लस 2π। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लगेगा, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। और रिड्यूस होगा क्या, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तुम्हें पॉलिनोमियल याद आ गया होगा। इस पूरी लाइन में से 2π कॉमन आ गया, बचा क्या, हाँ एक और बचा, एक और कॉमन आएगा, 2π ग्राउंड में था, बाहर आ गया, आर प्लस एच इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसे भी निकालो बाहर, जो निकलना था निकल गया। अब क्या बचा, यहां से 2π बाहर आ गया, आर प्लस आर बाहर आ गया, बच गया एच, अंदर जाएगा, प्लस ये था बाहर आ गया, ये था बाहर आ गया, ये बच गया आर माइनस आर। अब तुम देखो, कहां तो तुम यहां वैल्यू डालते, कितना लंबा पड़ता और कितना आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता।
कहाँ आपको अब सिर्फ इसमें करना पड़ेगा। बहुत काम हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कम हो चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। तो ये बिल्कुल याद करने का पॉइंट है कि क्वेश्चन में जब भी आपको पाइप या ट्यूब या होलो सिलेंडर ऐसा कुछ भी हो तो वहां पे इसका बहुत वाइड मीनिंग होता है टोटल सरफेस एरिया का, जो हमने देखा। काम तुम्हें सारा करना पड़ेगा। इसके स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू, अब ये तुम्हें लिखना है जरूर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू आउटर CSA प्लस इनर CSA प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। उसके बाद आपको ये सारे स्टेप करके दिखाने हैं। जब यहां आ जाओगे इसके बाद आप वैल्यूज डालना शुरू करोगे। बड़ा R 2.2 है, छोटा R आपका 2 है, H आपको यहाँ पे 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है एक रोलर जिसका डायमीटर 84, रेडियस हो गया 42, लेंथ यानी उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। अब वो एक ग्राउंड का लेवल कर रहा है, 500 टाइम्स जब वो उस पर घूमेगा तो वो ग्राउंड का लेवल ठीक हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ग्राउंड का एरिया क्या है। 500 बार घूमेगा, पूरा ग्राउंड पूरा हो जाएगा, उसका लेवलिंग हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? एरिया निकालना चाहिए। अब हम ये सोचें हम कौन सा एरिया निकालें रोलर का, सोचो। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने CSA सोचा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसका TSA सोचा हो। तो मैं अपनी तरफ से बताता हूं। हमने देखा होगा रोलर को रोड पे चलते हुए, जब वो रोड बना रहा होता, सड़क बना रहा होता है, तो हम देखें उस रोलर का जो उसके व्हील्स हैं, बड़े बड़े व्हील्स हैं, उसका कौन सा पार्ट, कौन सा एरिया सड़क को टच करता है। ये आपका रोलर है, ये आपकी सड़क है। जब ये चलेगा तो हम क्या देखते हैं कि इसका ये वाला जो ऑरेंज वाला पोर्शन है केवल वही सड़क को छू रहा है। ये वाला, ये तो सड़क को नहीं टच कर रहा, ये वाला, ये तो सड़क को टच नहीं कर रहा, उसका कर्व सरफेस एरिया ही सड़क को छू रहा है। तो ये क्या छू रहा है? उसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब यहाँ कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा इसमें TSA पर काम शुरू कर देते हैं। भाई TSA उसका तो खाली CSA, तो जो गाड़ी के भी टायर होते हैं, व्हील्स हैं, वो उसके CSA पे तो उसको चलाते हैं। TSA दोनों तरफ के, वो कहाँ सड़क को टच कर रहे होते हैं। तो CSA निकाल के इंटू 500 कर देंगे, 500 कर देंगे, तो उसका पूरा एरिया आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, पिलर है, उसका डायमीटर हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 12.50 पैसा। तो खैर ये तो अंडरस्टूड है, जो भी एरिया आएगा 12 रुपीज 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं इसमें पॉइंट आउट कर दूं, यहां तो वैसे इसने खुद क्वेश्चन में बोला है कि कर्व सरफेस एरिया आपको पेंट करना है। ये याद रखो, एक वैसे लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। पिलर की बात की है, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए वो पिलर ना कहे, सॉरी वो कर्व सरफेस एरिया ना कहे, वो सिर्फ इतना बोलेगा पिलर है, इसको पेंट करने का तुम खर्चा बताओ, कॉस्टिंग बताओ। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम इसका कौन सा एरिया निकालें, CSA निकालें, TSA निकालें, या प्लस नीचे का बेस ले लें या प्लस ऊपर का बेस ले लें। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और हम देखते भी हैं जो पिलर होते हैं उनका केवल कर्व सरफेस एरिया ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पिलर का बेस है वो फर्श में ज्वाइंट है, उसका जो टॉप है वो ऊपर लेंटर के अंदर ज्वाइंट है। पिलर खड़े इसी वजह से होते हैं, ऊपर किसी लेंटर को होल्ड करना पड़ता है इसी ही वजह से। तो ऊपर तो लेंटर में घुसे हुए हैं और नीचे फर्श में घुसे हुए हैं, तो ऊपर और नीचे का बेस कैसे हो सकता है? पेंट हो ही नहीं सकता वो तो एक कॉमन सेंस हमें इसमें लगानी है कि अगर उसने कर्व सरफेस एरिया नहीं भी कहा है तो अंडरस्टूड है, पिलर है तो उसको तो कर्व सरफेस एरिया पे जो भी कुछ हो सकता है। तो अगर नहीं भी कहेगा तो CSA पर काम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में CSA हमारे पास है,
रेडियस हमारे पास है, बची हाइट वो हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 वेल है, वेल का डायमीटर मतलब रेडियस हमारा आधा करके आ जाएगा। हाँ, इसमें मैं 7th क्वेश्चन में एक बात बोलूंगा, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस हम इसका आधा करेंगे। अब ये काम ना करने की आदत डालना कि 3.5 का तुम एग्जैक्ट आधा निकालो पूरा पूरा डिवाइड करके, बिल्कुल भी ये हमें अपनी हैबिट डेवलप नहीं करनी। भाई सीधी बात है, डायमीटर है, रेडियस उसका आधा ही होगा। अब ये वैसे डेसिमल में है और आप इसको 2 से डिवाइड करोगे और डेसिमल में फंसोगे, तो सीधा इसको हम ऐसे लिखने की आदत डालेंगे 3.5/2, ऐसे इसको करो ना यूज। और भी देखो, उसमें और भी काम कर लो, डेसिमल हटाया नीचे 20 हो गया। ऐसे करने का हमें आदत डालनी चाहिए, कटिंग में बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें पाई तो आएगा ही 22/7, चाहे टीएस से हो या सीएस से। जो नीचे 7 है वो 35 को जरूर काटेगा, ये 20 और ऊपर 22 होगा, ये भी आपस में कटेंगे। तो ये आदत हमें डालनी है। तो खैर, इसका डायमीटर रेडियस हमारे पास है, डीप हाइट हमारे पास है, इनर कट सरफेस एरिया और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। अब यहां पे भी बेटा मैं ये बात बोलूंगा कि क्वेश्चन में इसने हमें कहा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। इसने आगे सेकंड पार्ट में भी कहा कि कर्व सरफेस एरिया की प्लास्टरिंग करनी है, उसका खर्चा बताओ, उसका कॉस्टिंग बताओ। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और वो हमें कर्व सरफेस एरिया ना लिख करके दे, वो सिर्फ इतना लिख करके दे कि वेल का इनर एरिया बताओ, वो टीएसए सीएसए लिख के ही ना दे। इस कॉस्टिंग के हिसाब से इसका खर्चा बताओ, वो लिख के ही ना दे कि कहाँ प्लास्टरिंग करनी है। तो बेटा इसकी भी हमें कॉमन सेंस होनी चाहिए। हमने वेल, हमें कुएं देखे हैं, कुआं ऊपर से खुला हुआ होता है तो ऊपर तो प्लास्टरिंग का मतलब ही नहीं है। अब जमीन की बात करते हैं, उसका बॉटम, बॉटम पे भी प्लास्टर नहीं होता, बॉटम उसका पूरा कच्चा होता है, जमीन होती है नीचे सिंपल। क्यों? क्योंकि अगर नीचे से भी अगर आप प्लास्टर कर दोगे तो नीचे से पानी कहां से आएगा? जमीन में से ही पानी निकल के तो कुएं में भरता है, तो इसलिए नीचे से वो पूरा कच्चा होता है, उसकी तो केवल चारों तरफ दीवार ही बनी होती है। तो ध्यान रहे, अगर कुएं की करेगा बात तो उसके सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पर काम होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक टाइप ऑफ गीजर ही हो गया। गीजर की लेंथ हमारे पास है, उसका डायमीटर हमारे पास है, रेडिएटिंग सर्विस। अब गीजर का जो अंदर चैम्बर होता है, जब तुमने रिपेयर कभी किया हो, वो करते हुए देखा हो, तो उसका जो अंदर एल्युमिनियम का जो अंदर चैम्बर होता है वो पूरा क्लोज्ड होता है। तो यहां पर इसमें टीएसए पर काम होगा। इसका क्वेश्चन 9th, हमें लेटरल या कट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। अब ये देखो, क्लोज्ड भी कह रहा है लेकिन उसके साथ उसने खुद ही कहा सीएसए निकालना है, तो ठीक है सीएसए करेंगे, 2πRH, आर हमारे पास है, एच हमारे पास है। 9th का सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। सेकंड पार्ट में कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक। अब ये जितना इजी और जितना स्ट्रेट क्वेश्चन नजर आ रहा है लैंग्वेज वाइज, उतना ये स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है। अब अगर मैं ये पूछूंगा कि कैसे होगा, सोच के बताओ, तो हो सकता है हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर टीएसए निकालेंगे, टीएसए का 1/12 निकालेंगे, जितना भी 1/12 आएगा उसको टीएसए में से माइनस कर देंगे, माइनस करके जो भी बचेगा वो हमारा एक्चुअल स्टील यूज्ड आ गया। तो ये बिल्कुल गलत है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो अब तुम्हें क्लोज्ड सिलेंडर का मॉडल तैयार करना है। अब आप उसके लिए करोगे कि आप मार्केट जाओगे, आप कार्डबोर्ड लेकर के आओगे। कार्डबोर्ड रेक्टेंगुलर शेप में आता है। अब रेक्टेंगुलर शेप में वो कार्डबोर्ड आता है, कार्डबोर्ड ला करके पहले आप उसकी एक लंबी स्ट्रिप काटोगे। एक लंबी स्ट्रिप काटने के बाद, आपने लंबी स्ट्रिप काटी, लंबी स्ट्रिप काटने के बाद आप एक ही लंबी शीट काटी और इसको पकड़ के घुमा दोगे, लो जी ये सिलेंडर आपका, ये तो आपका तैयार हो गया। ठीक, अब तैयार हो गया, क्लोज्ड है, ऊपर भी ढक्कन लगाना है, नीचे भी ढक्कन लगाना है। ये तो आपने एक लंबी स्ट्रिप काटी और उसको फोल्ड कर दिया, तो ये आपका ओपन सिलेंडर बन गया। अब क्योंकि क्लोज्ड है, ऊपर नीचे है, अब आप
जो आपकी बची हुई स्ट्रिप होगी वो कार्डबोर्ड होगा, उसमें से एक सर्कुलर पीस काटोगे, यहाँ चिपका दोगे, दूसरा सर्कुलर पीस काटोगे, यहाँ चिपका दोगे। ये तो आपका चलो बन के तैयार हो गया, इसको साइड करते हैं। अब जब आपने इस शीट में से एक सर्कुलर पीस काटोगे, एक और सर्कुलर पीस काटोगे, तो बाकी वो वेस्टेज हुई नहीं हुई? हुई ना? वो किसी काम आती है? बिल्कुल नहीं आती, वो तो आपकी स्क्रैप हो जाती है। तो मुद्दा यही है कि इसने ये नहीं कहा कि सिलेंडर क्लोज्ड बनाने में आपकी कितनी शीट यूज हो गई। इसने ये लैंग्वेज वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो मैसेज यही आ रहा है कि इसने ये पूछा एक्चुअल में कितनी शीट लगी, लेकिन इसका ये नहीं है मतलब। यहां पे इसका मतलब है कि एक्चुअल में आप मार्केट से कितनी शीट लेकर के आए थे, इसने वो पूछा है। मार्केट से हम एक्चुअल में कितनी शीट लेकर के आए थे, ये हमसे पूछा गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मार्केट से तुम ज्यादा लाए थे, एक पूरी स्ट्रिप काटी, फोल्ड किया, सिलेंडर बन गया। बगल में दोनों हमें सर्कुलर ढक्कन बंद करने थे, हमने 2 सर्कुलर काटे, वो चिपका दे, सिलेंडर वो आपका क्लोज हो गया, वो रखा साइड, बाकी स्क्रैपर हो गया कूड़े में या रद्दी में। तो वो उस रद्दी को मिला करके हमें बताने की टोटल कितना आया था। तो इसको करेंगे क्या? इसका तरीका ये है, हम ये कहेंगे लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द शीट। अब मैंने ये बोला लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द शीट बी एक्स। हम ये नहीं बोलेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ शीट यूज्ड इन मेकिंग द सिलिंड्रिकल टैंक, ये नहीं होगा। तो वो तो वही है जो कटिंग करने के बाद उसमें लगा। हम ये कह रहे हैं हम एक्चुअल में कितना लेकर के आए थे कि लेट द एरिया ऑफ शीट बी एक्स, ये इतनी लेकर के आए थे। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया कि भाई आप जितनी भी लेके आए थे उसका 1/12 हो गया वेस्ट। किसमें से? उस पूरी बड़ी शीट में से 1/12 वेस्ट हुआ। कितना हुआ? -x/12। इतनी हम लेकर आए थे जी, इसका 1/12 इसमें से वेस्ट हो गया। बचा कितना? एलसीएम लेकर के 11x/12। पूरी शीट में से 1/12 ऑफ दिस माइनस होकर के बचा ये शीट आपकी एक्चुअल में इससे सिलेंडर बना है आपका, एक्चुअल में इससे सिलेंडर बना है। और सिलेंडर कैसा बना है? क्लोज्ड बना है। क्लोज्ड क्या मतलब? 2πr into r plus h, 2πr into r plus h। अब r आपके पास है, h आपके पास है, जो फर्स्ट पार्ट है उसी का सारा मटेरियल यूज होगा। r आपके पास है, h आपके पास है, आपको तो ये x फाइंड आउट करके देना है कि एक्चुअल में कितनी शीट लेकर के आए थे। अपने इस क्वेश्चन के नीचे एनसीईआरटी में क्वेश्चन के नीचे ही बेशक पेंसिल से मार्क कर लो x -1/12 ऑफ x इक्वल TSA। TSA को पूरा खोलोगे, वैल्यूज रखोगे, वैल्यू आएगी x की। मल्टीप्लिकेशन का काम ज्यादा है। आपके स्कूल के एग्जाम की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का, हर साल हर स्कूल में आता है। इसके बाद पहले मैं 11th क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद वापस 10th पर आऊंगा। 11th में ये है कि आपको वो जो मैं पेन होल्डर की बात कर रहा था उसी के ऊपर है, पेन होल्डर्स बनाने, इसके ऊपर तुम अपने आप ही काम करना है क्योंकि इसकी कंसेप्ट मैंने शुरू में डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 10, आप एक लैम्प शेड बनाने के लिए उसका एक फ्रेम लेकर के आए। अब इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से आपको कवर करना है। फ्रेम का डायमीटर यानी रेडियस हमारे पास है, फ्रेम की हाइट 30 है, वो हमें दी गई है। अब मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर is to be given for folding। अब ये फोल्डिंग का चक्कर क्या है, इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था। वैसे तो हमने सभी ने लैम्प शेड देखा ही है। अब इसमें हमसे ओवरऑल ये पूछा गया है कि इस लैम्प शेड को बनाने के लिए कितना कपड़ा लाया जाए। अब पहले तो तुम ये सोचो लैम्प शेड के लिए हम कौन सा एरिया निकालें, टीएस से निकालें, सीएस से निकालें या कुछ हो, पहले सोचो। तो अगर हमने ये सोचा कि इसका टीएस से निकालना चाहिए तो मैं इसमें बोलूंगा, या किसी ने ये सोचा टीएस से प्लस ऊपर का बंद, या किसी ने सोचा टीएस से प्लस नीचे से बंद कर दो, ऊपर से खुला रखो। तो मैं ये क्लैरिटी करूंगा, लैम्प शेड ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। चारों तरफ से वो उस पर कपड़ा लगा होता है, ऊपर से इसीलिए वो खुला होता है क्योंकि ऊपर से बल्ब की हीट बाहर निकलनी होती है।
नीचे से इसलिए खुला होता है क्योंकि नीचे से उसकी रोशनी चाहिए। दूसरा, नीचे से बल्ब भी आपका गया हुआ है, तो वो ऊपर नीचे बिल्कुल खुला हुआ होता है, ऊपर नीचे से बंद नहीं होता, तो काम तो CSA पर होगा। अब CSA के लिए R और H चाहिए। R तो हमारे पास है, H एक बार सोचो कि कपड़े का एरिया निकालने के लिए जो इसमें यूज करना है, उसके लिए हम सिलेंडर की कितनी हाइट लेंगे, सोचो। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये आपने एक सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर की हाइट है 30, ये फ्रेम जिसकी बात कर रहा है, ये हाइट है इसकी पूरी यहां से यहां तक 30। अब इसने कहा अगर हमने ये सोचा कि हाइट 30 लेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। भाई आप ये सोचो, जो आपको क्लोथ, जो कपड़ा इस पर लगाना है, वो खाली यहां से यहां तक पेस्ट थोड़ी ना करना है। पेस्ट कर दोगे तो थोड़ी दिन में उखड़ जाएगा, जैसा मैंने लास्ट टाइम बाइंडिंग के लिए बोला था। जब आप बुक के ऊपर एक ये कवरिंग करते हो, प्लास्टिक कवरिंग करते हो, तो आप करते क्या हो, पहले तो उस पेपर को इतने तक लेकर के आओगे, प्लास्टिक शीट को, फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देते हो, अंदर फोल्ड करके यहाँ टेपिंग कर देते हो जिससे यहाँ से उखड़ ना जाए। अंदर भी करते हो ना आप, ऐसे ही आपने यहाँ ऊपर भी किया होगा। तो ऐसे ही जो लैंप शेड है, आपने यहां से यहां तक वो कपड़ा तो लगा दिया, अब चिपकाना तो है नहीं, चिपका दोगे तो वो उखड़ जाएगा। तो आप उसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करोगे, सिलाई कर दोगे, यहां से पेस्टिंग कर दोगे, ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे लाके, ऐसे नीचे की तरफ से लाके ऐसे पेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना एक्स्ट्रा 2.5 नीचे जो अंदर फोल्ड के काम आएगा, ऐसे ही 2.5 एक्स्ट्रा ऊपर जो अंदर फोल्डिंग के काम आएगा। तो बाहर से बाहर तक की इतनी हाइट तो कितनी है, 30। 2.5 ऊपर से छोड़ना पड़ेगा अंदर फोल्ड करने के लिए, ये भी कपड़ा चाहिए। 2.5 नीचे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि फोल्ड करना नीचे से चाहिए। तो 2.5 ऊपर बढ़ेगा, 2.5 नीचे बढ़ेगा, तो हाइट आपको लेनी पड़ेगी 35। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज की सभा हमारी यही समाप्त। इसके कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को कल शाम तक सबमिट करने हैं, नोट कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सीधा तीसरा पार्ट, पहले 2 पार्ट की जरूरत नहीं, उनमें कोई दिमाग का काम भी नहीं था। थर्ड पार्ट आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है और क्वेश्चन 11 आपको करना है। ये इतने क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ कल शाम तक सबमिट, और कल इसका वॉल्यूम के ऊपर करेंगे काम। धन्यवाद।